राकेश रंजन। बातें बहुतेरे है। अमेरिका ने हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर अपनी वायुसेना के मालवाहक विमान में ठूंसकर भारतीयों को भेजना शुरू भी कर दिया और विश्व गुरु के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकले। दूसरी बात, ये प्रधानमंत्री के रूप में कॉरपोरेट के मैनेजर बैठे हुए हैं जिन्हें देश की अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं है, अपने मालिक की चिंता है। साथ ही यह जलन रोग से पीड़ित मनोरोगी हैं और रोग का वायरस नेहरू हैं जो इन्हें और इनके संगठन को नहीं छोड़ने वाले, तो जल जल कर होगा ही। आगे कि जनता 5 किलो अनाज लेकर मगन है और मध्य वर्ग कुंभ मेला को लेकर खुश है। बुद्धिजीवियों का एक छोटा तबका चिंतित है, लेकिन एक बड़ा तबका जयकारे लगाते दिख रहे हैं। वर्गीय चेतना से दूर धर्म और जाति मजबूती से पकड़ बनाए हुए है। और अंतिम बात कि तानाशाह डरा ही होता है, डर न दिखे इसलिए अराजक रहता है। अपने वाले भी ऐसे ही हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी अब एक डरे हुए प्रधानमंत्री हैं? देश को आर्थिक दुष्चक्र में गिरा देने के बावजूद उन्हें लगता था कि मिडिल क्लास के नायक वे बने रहेंगे और वे उनसे मनमाने टैक्स वसूल करते रहेंगे। उन्हें लगता था कि बीते 10 वर्षों से उन्होंने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की जो मिली जुली रागनी छेड़ी है, उसकी धुन में देश और उनकी आर्थिक असफलताओं को नज़रअंदाज किया जाता रहेगा। लेकिन जब मामला आर्थिक हितों पर कुठाराघात का हो तो एक सीमा के बाद कोई भी विरोध की तनी हुई मुद्रा में आने को बाध्य होगा। देश का मिडिल क्लास इसी मुद्रा में है। आयकर यानी इनकम टैक्स में उम्मीदों से अधिक छूट फिलहाल भले ही कुछ राहत दे, लेकिन मिडिल क्लास के सामने आर्थिक चुनौतियां इससे कहीं बहुत अधिक है। बाजार में सन्नाटा पसरता जा रहा है और अब तो शैम्पू साबुन बनाने वाली कंपनियां तक अपना रोना रोने लगी हैं। प्रोडक्ट की बिक्री भारी गिरावट आ रही है। तो उपभोक्ता बाजार का ग्राफ गिरता जा रहा है और विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग भारत में आर्थिक मंदी की चेतावनी जारी कर रहा है। मोदी डरे हुए हैं, डर की वजह साफ है और इस डर के आलम में वे कई आर्थिक मुद्दों पर नीतिगत विभ्रम के शिकार हैं। इस विभ्रम में वे तुरंत फुरत वाले फौरी कदम उठाने को बाध्य हो रहे हैं। तो एक विश्लेषण है हेमंत कुमार झा का। हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, लेकिन यह तो मोदी सरकार के एजेंडा में था ही नहीं। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, संसद के पटल पर सरकार के मंत्रियों ने बार बार यह बताया था कि केंद्र सरकार अब वेतन आयोगों का गठन नहीं, इन वेतन आयोगों के बदले वह किसी फिटमेंट फार्मूले के अनुसार सरकारी कर्मियों के वेतन का पुनरीक्षण करेगी। मोदी के पहले वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने सबसे पहले यह घोषणा की थी कि अब वेतन आयोगों के दिन लद गए और इनके बदले फिटमेंट फार्मूले का अनुसरण किया जाएगा। फिर क्या हुआ? कहाँ गया फिटमेंट फार्मूला? जिस आयोग की संभावना को 10 वर्षों तक नकारते रहे, फिर उसकी घोषणा का मतलब क्या है? मतलब है नीतिगत विभ्रम, नीतिगत अस्पष्टता। अगर सच में मोदी जी के आर्थिक सलाहकारों के पास फिटमेंट फार्मूले के तहत कोई प्रभावी योजना होती तो उनकी सरकार उसकी घोषणा करती, न कि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा होती। साबित हुआ कि फिटमेंट फार्मूला एक शिगुफा था जिसका बुलबुला सही समय आने पर फूट गया। दरअसल प्रचंड जन समर्थन के उत्साह में नरेंद्र मोदी नेहरू युगीन विरासतों को धकिया कर नई लकीर खींचने को आतुर रहे। प्रत्येक 10 वर्ष पर वेतन आयोग का गठन भी नेहरू युगीन विरासत है, लेकिन नेहरू के बरस्क नई लकीर खींचने के लिए सलाहकारों के पास उर्वर विचार होने चाहिए। तमाम आर्थिक चुनौतियों का हल निजीकरण में और भारी टैक्सेशन में तलाशने वाले इन सलाहकारों ने देश को तो आर्थिक दुष्चक्र में फंसा ही दिया है, नरेंद्र मोदी को भी राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया।
फिटमेंट फार्मूला कल्पना शून्य सलाहकारों का बौद्धिक विलास बनकर रह गया, जिसके बारे में वे कहा करते थे कि यह फार्मूला नए दौर में नई चुनौतियों से निपटने में सरकारी वेतनभोगियों के लिए अधिक कारगर साबित होगा। तो नेहरू से बड़ी लकीर खींचने के लिए नए स्वप्नों और नए विचारों के साथ आना होगा। नेहरू की तरह स्वप्नदर्शी और समन्वयवादी बनना होगा। भारत का कोई प्रधानमंत्री एक रेखीय दृष्टिकोण पर चलकर भले ही कुछ वर्षों के लिए जनसमर्थन प्राप्त कर ले, लेकिन वह नेहरू की तरह नए नए भारत के निर्माण का स्वप्न नहीं रच सकता। मोदी के दौर ने अपनी शुरुआत में देश को आर्थिक संपन्नता के बड़े सपने दिखाए थे, रोजगार के बड़े वायदों के साथ उम्मीदों को नए पंख लगाए थे। डॉलर के मुकाबले रुपए की घटती कीमतों के साथ प्रधानमंत्री की घटती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का राग छेड़कर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए अपमानजनक परिस्थितियां पैदा कर दी थी। मोदी की सत्ता के 10 वर्ष बीते। इन 10 वर्षों में भारत में बेरोजगारी बीते 45 वर्षों के उच्चतम स्तरों को छू चुकी है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का भाव गोता लगाते हुए $1 बराबर 87 रुपये से अधिक तक गिर चुका है। गौरतलब है कि जब मोदी जी रुपये के भाव गिरने पर स्यापा करते हुए 2014 में 87 हुए थे तो $1 बराबर करीब 65 रुपये था, आज 87 रुपये है। राजनीतिक नारे और अर्थव्यवस्था की चुनौतियां दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इनमें संतुलन बनाना आसान नहीं है। जो सरकार आजकल आयकर में भारी छूट की क्रेडिट ले रही है, उससे रोज यह सवाल पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 40% गिरावट के बावजूद भारत में डीजल पेट्रोल की कीमतें क्यों नहीं कम हो रही। मेडिकल बीमा के प्रीमियम पर टैक्स बढ़ोतरी भी गंभीर सवालों के घेरे में है। इसने मेडिकल बीमा को खासा महंगा बना दिया है। मिडिल क्लास सिर्फ आयकर की अति ऊंची दरों से ही हल्का नहीं है। अतार्किक रूप से डीजल पेट्रोल की खरीदारी, बीमा प्रीमियम आदि पर ऊंची टैक्स दरों, कदम कदम पर टोल प्लाजा के उगाने और महंगाई के अनुरूप वेतन में आनुपातिक बढ़ोतरी के नहीं होने से उसकी आर्थिक हालत खस्ता है। कारपोरेट सेक्टर के मझोले और निचले दर्जे के कर्मचारियों की आर्थिक हालत पर तो अब आलेख पर आलेख लिखे जा रहे हैं, डिबेट पर डिबेट हो रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक बेहतरी की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। तो सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि कारपोरेट का मुनाफा बीते 15 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर है, जबकि कामगारों का वेतन नहीं बढ़ रहा है। 70 घंटे 90 घंटे काम करने के विमर्शों के दौर में कारपोरेट के मुनाफे और कामगारों के पारिश्रमिक में बढ़ता असंतुलन मोदी के दौर के आर्थिक चिंतन की वैचारिक दरिद्रता को सामने ला देता है। तो आगे बढ़ते हुए जहां तक पहुंचे हैं, गौर करने की बात यह भी है कि 1 साल बाद आए इस नए बजट में मनरेगा की मजदूरी दर में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह अजीब है। आखिर 1 वर्ष के बाद कुछ तो वृद्धि होनी ही चाहिए, और अगर नहीं हुई तो मान सकते हैं कि मोदी सरकार के एजेंडा में अति निर्धन समुदाय की आर्थिक बेहतरी का मुद्दा कहीं हाशिए पर है। सरकार ने मनरेगा की मजदूरी दर न बढ़ाकर फैक्ट्रियों के मालिकों को अप्रत्यक्ष संदेश दिया है कि वे भी अपने श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए दबाव महसूस न करें और जमकर मुनाफा कूटें। बाजार में मंदी और तब की कारपोरेट मुनाफा ऊंचाइयों पर यह हैरत में डालने वाला है। उनके बढ़ते मुनाफे में कामगारों से अधिक श्रम लेकर उन्हें कम से कम पारिश्रमिक देकर उनके साथ किए जा रहे अन्याय की बड़ी भूमिका है। आम लोगों की घटती आमदनी, गतिहीनता की ओर बढ़ते बाजार और उससे उपजी आर्थिक मंदी, बेरोजगारों की चुनौतियों के सामने निष्प्रभावी साबित हो चुकी सरकार और उनकी सलाहकार मंडली, कारपोरेट का बेहिसाब बढ़ता मुनाफा, देश और समाज में भयानक रूप से बढ़ती आर्थिक विषमता। आखिर 10 वर्षों के प्रधानमंत्रित्व के बाद नरेंद्र मोदी का आर्थिक हासिल यही सब तो है। वे क्यों न डरें? उन्हें डरना ही चाहिए, लेकिन इस डर के आलम में आनन फानन में आयकर की छूट और अपने रिजोल्यूशन के विपरीत जाकर 8वें वेतन आयोग की गठन की घोषणा मात्र से हालात नहीं सुधरने वाले। भारत 150 करोड़ लोगों का है और मोदी की सलाहकार मंडली साववादी के समावेशी विकास के संदर्भ में अपनी वैचारिक दरिद्रता साबित कर चुकी है। तो बहरहाल संजीदगी से सुनेंगे गुनेंगे। एक और विश्लेषण के साथ मैं जल्द हाजिर होऊंगा। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।